फियोना ब्लश करती हुए कहती है कि जल्दी से बैठ जाओ वरना मैं अपना माइंड को चेंज भी कर सकती हूँ। और लिन मुस्कुराकर कहता है कि अब जबकि तुमने बात कही ही दी है तो मैं अपने आप को होल्ड बैक नहीं करने वाला। और हंसते हुए फियोना के पीठ पर बैठ जाता है। फियोना बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है, उसका पूरा बॉडी कांप उठा है क्योंकि उसके साथ ये पहली बार हुआ था। और लिन कहता है क्या तुम ठीक हो? फियोना साइड की नजरों से लिन को देखते हुए कहती है कि मैं इतना हैंडल कर सकती हूँ, वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे इसकी आदत पड़नी ही है। फियोना लिन को अपने पीठ पर बिठाकर आगे बढ़ने लगती है। उसके साथ में गोस्ट गॉब्लिन, म्यूटेंट गॉब्लिन और गॉब्लिन बर्जक भी साथ में आगे बढ़ चुके हैं। फियोना के हाथों को देखते हुए लिन मुस्कुराकर अपने मन में कहता है कि मुझे इस बात को एडमिट तो करना ही होगा, इसका जो पीठ पर बैठना है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी पानी पर बैठा हूँ। और दूसरी तरफ उसके लंबे बालों की जो खुशबू है वो बहुत ही कमाल की है। मेरे हिसाब से इस पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा कंफर्टेबल मैंने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। सीन शिफ्ट होता है द वॉर एम्पायर ड्रैगन स्लेयर गिल्ड सिटी के तरफ, जो एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत सी सिटी है। मोटू पतलू और एडवर्ड तीनों ही मिलकर अब ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सामने में आ चुके हैं। मोटू बोलता है कि मैजेस्टी एडवर्ड, हम लोगों ने इतनी दूर का सफर तय कर ही लिया है तो चलो जल्दी से हम म्यूजियम के अंदर में चलते हैं। एडवर्ड खुरापाती लुक से कहता है कि बहुत बढ़िया, ये हमारे लिए एक परफेक्ट चांस है इन सबके स्ट्रेंथ को देखने का, और साथ ही बेनिफिट ये है कि हम उन 3 बदबूदार फ्लाइंग लिजर्ड्स का भी खात्मा करवा सकते हैं इनकी मदद से। तीनों ही म्यूजियम के अंदर में आ चुके हैं। भीड़ कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो ये सारे ड्रैगन्स के कंकाल है जो कि शो ऑफ के लिए म्यूजियम के अंदर में रखे गए हैं, ताकि लोग आकर देखे कि ये ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के लोग कितने ज्यादा पावरफुल है कि ड्रैगन्स का उन लोगों ने खात्मा करके उनके हड्डियों के कंकाल को शो ऑफ के लिए म्यूजियम में रखा है। तो यहाँ पर कुछ ड्रैगन के चेहरे बने हुए हैं, उनके नीचे में उनके नाम है। सबसे पहला है ग्रे ड्रैगन 688 मीटर एंशिएंट वाटर एलिमेंटल ड्रैगन। उसके बाद है हल्का ग्रीन कलर का ड्रैगन 690 मीटर एंशिएंट लाइटनिंग एलिमेंटल ड्रैगन। तो इन दोनों को जान से मारने वाला आदमी है ड्रैगन स्लेयर गिल्ड रैंक नंबर 80 लेब्रांडो। तो ये है हार्ट ऑफ द बर्जक ब्लड हाउ, जिसे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड रैंक नंबर 17 के कैन ने जान से मारा है। तो शो ऑफ के लिए यहाँ कैट गर्ल को भी रखा गया है। पतलू कहता है कि ब्रो इस कैट गर्ल को देखो, ये तो बहुत ही कमाल की है। और मोटू कहता है कि डैम क्या फिगर है, इसका फिगर तो ऐसा है जैसे कि नजरें हटती ही नहीं। लोग तो इनके प्रजाति के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि कैट गर्ल में कोई भी मोटी कैट गर्ल होती ही नहीं है। इसे देखकर तो सचमुच में मुझे लालच ही आ गया यार। इसकी प्रजाति को देखते ही मैं तो पागल हो गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इसे अभी के अभी खरीद लूँ और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। मुझे तो लार तक निकलना शुरू हो गया है। एडवर्ड को तो इन सारी चीजों से कुछ खास मतलब है ही नहीं, जिसे मतलब है वो तो सिर्फ ये मोटू पतलू ठरकुल्ले हैं। सामने में एक नोटिस लगाया गया है जहां लिखा है कि प्लीज आप 5th फ्लोर की तरफ आगे बढ़ जाइए अगर आप ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के प्रेसिडेंट से मिलना चाहते हैं। इसे पढ़ने के बाद एडवर्ड की आंखें खुल जाती है। वो अपने आप से कहने लगता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। एक आदमी ने इंटायर फ्लोर को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। सामने की तरफ में पर्पल क्रिस्टल दिखाया जाता है जिस पर से पिंक कलर की एनर्जी निकल रही है। ये है क्रिस्टल ड्रैगन का कोर क्रिस्टल, और उसी के पास में मौजूद है आई कैलेमिटी की आंख, और दूसरी तरफ है एंशिएंट डार्क एलिमेंटल ड्रैगन का हेड, बर्ड ऑफ पैराडाइज का पंख, डेविल आइसलैंड फिश का हार्ट, ग्रिम रिपर मैंटिस का हेड, डिस्ट्रॉयर किंग का हाथ, और 2 हेडेड रेड किंग का एक सर। और इतने सारे चीजों का इन लोगों ने शो ऑफ किया हुआ है अपने म्यूजियम में। और एडवर्ड ये देखने के बाद उसकी आंखें तो चकाचौंध हो चुकी है, उसके जबान से एक लफ्ज तक नहीं निकल रहा है। फिर हम देखते हैं साइक्लोप ऑल एलिजाबेथ टिल्ली ड्रैगन स्लेयर गिल्ड रैंक नंबर 1, यानी कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड की प्रेसिडेंट, जो कि इस रूम के अंदर में ही है। और इसे देखते हुए एडवर्ड अपने मन में कहने लगता है कि हजारों सालों से पूरे एंशिएंट ड्रैगन के बीच में ड्रैगन क्रिस्टल ने अपने ड्रैगन किंग के पोजीशन को बना के रखा था। तो क्या वो सच में ड्रैगन क्रिस्टल के कोर को उसके बॉडी से बाहर निकालने में वो कामयाब हो गई थी? लेकिन मेरे एनालिसिस के बाद इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि क्रिस्टल ड्रैगन का इन कुछ सालों में कोई भी न्यूज सुनाई नहीं आया। क्रिस्टल ड्रैगन की बॉडी से क्रिस्टल कोर को बाहर निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी है कि वो अब तक जिंदा नहीं बचा होगा। तुम 3 बदबूदार लिजर्ड, एक बार ड्रैगन स्लेयर गिल्ड तुम लोगों के अगेंस्ट में मूव ले ले,
मुझे पूरा यकीन है कि तुम सबकी मौत कंफर्म हो जाएगी और तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सीन दोबारा से शिफ्ट हो चुका है हमारे लिन के टीम के तरफ, जो कि काफी लंबी दूरी तय करने के बाद एक डिजर्ट एरिया में आ चुके हैं। गॉब्लिन धूल से परेशान होकर कहता है कि बॉस, ये रास्ता मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, इससे हम फास्ट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और म्यूटेंट गॉब्लिन कहता है कि आखिर अब हम लोगों को और कितनी दूर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मेरे इवल बोन के अंदर में जितना भी पानी था वो पूरा का पूरा सूख चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो हवा है वो मेरे बॉडी के पानी को पूरी तरीके से चूस चुकी है और मेरे बॉडी में से आवाजें भी आने लगी है। आगे की तरफ में लिन देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि जिस जगह तक हम लोगों को आना था वो बस आगे ही है, बस थोड़ी ही दूर का और सफर और उसके बाद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। म्यूटेंट गॉब्लिन एक्साइटेड और फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि मैं इस जगह पर अब और ज्यादा रुकना बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो बॉस चलो हम जल्दी से नीचे जाते हैं और अपने काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर देते हैं। सबसे पहले मैं जाकर देखता हूं कि कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है, इससे आप लोगों को आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। अर्लिन कहता है कि रुको, मुझे लगता है कि तुम्हें रसली कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए। अपनी आंखों को खोलो और सामने की तरफ में देखो, वहां रेत के ऊपर में कुछ अजीबो गरीब सा शेप बन रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। अगर तुम वहां पर चले जाते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अब तक तुम्हारे इवल बोन पर से जो पानी को सोख लिया गया था वहां पर सिर्फ हड्डियां ही बची है, वो पूरी तरीके से चकनाचूर कर दी जाएगी इस ट्रैप के द्वारा। गोस्ट गॉब्लिन बैठ जाता है और सामने की तरफ में देखकर कहता है कि मुझे अच्छे से देखने दो कि आखिर ये चीज है क्या और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं और ये क्या हम लोगों के ऊपर में नुकसान पहुंचा सकती है। और तभी यहाँ पर वो कुछ ऐसा देख लेता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती है, वो पूरी तरीके से चौंक गया है क्योंकि जमीन के नीचे में एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक और पावरफुल क्रीचर मौजूद है जिसे हम नॉर्मल भाषा में सेलार बोलते हैं और कुछ लोग इसे कनखुजुरा के नाम से जानते हैं, लेकिन एनिमेशन और मांगा की दुनिया में इसे सेंटीपेड कहा जाता है, जो एक बहुत ही जॉइंट क्रीचर है और बहुत ही खतरनाक भी होता है। गोस्ट गॉब्लिन लिन को बताता है कि बॉस, इस रेत के नीचे में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक जॉइंट बग मौजूद है, अगर हम इसके नजदीक जाते हैं तो ये हम लोगों का वहीं पर चीर फाड़ के खात्मा कर देगा। फियोना बताती है कि ये एक कंप्लीटली डिजर्टेड एरिया है, यहाँ पर के मॉन्स्टर एक्सट्रीमली खतरनाक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी तरीके से इन सारे गॉब्लिन्स ने किंग टायर गॉब्लिन को प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन इसके लिए सैंडवॉर्म का धन्यवाद करना चाहिए जिसने गॉब्लिन को बहुत सारे फूड और ब्रीडिंग टूल उपलब्ध करवाए। लिन कहता है कि मैं तुम्हारी बात तो समझ गया, लेकिन ये जो सैंडवॉर्म है वो इस जमीन के नीचे में पूरी जगह पर मौजूद है, अगर हम लोग इनके आसपास में भी जाते हैं तो हमारे लिए इन्हें क्रॉस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फियोना जमीन पर टैप टैप करती है, वहां पर एक मैजिकल सर्कल बन जाता है और कहती है कि ये हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि हम लोग तो सीधा उड़कर आगे बढ़ सकते हैं। फियोना को दिखाया जाता है जो कि अब हवा के तरफ में मून वॉक करते हुए लिन को लेकर सीधा आगे की तरफ में बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से ये जो सैंडवॉर्म है वो किसी भी तरीके से इनके ऊपर में अटैक नहीं कर पाएंगे। पीछे की तरफ में बचे हैं म्यूटेंट गॉब्लिन, गॉब्लिन बर्जक और गोस्ट गॉब्लिन। एक मिनट, ये तो गोस्ट गॉब्लिन यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि वो तो इन दोनों को पीछे छोड़कर उड़कर आगे की तरफ में बढ़ चुका है। बेचारे दोनों भोकोलोलो टाइप में पीछे ही रुके हुए हैं कि आखिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनके पास तो पंख ही नहीं है। और आगे पहुंचने के बाद गोस्ट गॉब्लिन चिल्लाकर बोलता है कि अरे ओ तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ, समय बर्बाद करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। लेकिन ये दोनों कैसे आगे बढ़ेंगे क्योंकि इन्हें तो जमीन के रास्ते ही आगे बढ़ना होगा जहां पर इनका सामना होगा सैंडवॉर्म से जो बहुत ही जॉइंट और खतरनाक है। लेकिन किसी तरीके से सारे लोग मिलकर आगे बढ़ चुके हैं। लिन कहता है कि मुझे तो एंड दिखाई ही नहीं दे रहा है, आखिर हमें कहां पर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे वो लोग कहां होंगे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। और फियोना कहती है किंगडम ऑफ स्वॉर्ड के पावरफुल होने का एक राज ये है कि उनके एलिट सोल्जर के पास में एक स्पेशल एलिमेंट आयरन से बना हुआ स्वार्ड मौजूद था और ये वही माइन है जहां पर से उस स्पेशल एलिमेंटल आयरन को बाहर निकाला गया है। लिन कहता है कि एक गॉब्लिन के बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ना वो पूरा एक इन्वायरमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कि आखिर वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहा है। एक गॉब्लिन किंग जो कि इस इन्वायरमेंट में इवॉल्व हुआ है, मेरा प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि उससे डील करना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अंडरग्राउंड
ग्राउंड की ओर जाता हुआ हमें सीढ़ी दिखाया जाता है और लिन कहता है कि सारे लोग अलर्ट रहेंगे, अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं, हमें पता नहीं है कि अब हमें किसका सामना करना पड़ेगा और वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, तो सारे लोग अपने आप में ही अलर्ट रहना। सारे लोग तैनात है, आजू बाजू में निगरानी रखते हुए बड़े ही सावधानी से सीढ़ी से नीचे के तरफ में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें सामने में एक पर्पल कलर का क्रिस्टल भी दिखाया जाता है। क्या ये पर्पल क्रिस्टल आगे जाकर हमारे लिए कुछ अच्छे चीज़ों को बना सकता है या नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं, मैं तो बस टाइम वेस्ट करना चाहता था। और फिर तभी लिन कहता है, फियोना मैं तुमसे ये जानना चाहता था कि आखिर तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि एक गॉब्लिन किंग इस तरीके की जगह पर भी रहता है, क्योंकि इस जगह पर से शायद जिंदा वापस जाना तो नामुमकिन ही लगता है। फियोना बताती है कि कई साल पहले जब बेघर होने की वजह से हमारे लोग आसपास में भटक रहे थे, तब हमारे लोगों ने इस शेल्टर के अंदर में कई दशकों तक आश्रय लिया था और उन लोगों में मैं भी मौजूद थी और इसीलिए मुझे किंग टायर ट्राइब के लोकेशन के बारे में अच्छी तरीके से याद है।